भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा नुकसान लोकसभा चुनाव में किस बात का हुआ? किस एक विमर्श का जो बात नीचे घर कर गई लोगों के मन में? क्या कि ये 400 पार का नारा इसीलिए क्योंकि ये आएंगे तो आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान बदल देंगे, बाबा साहब का संविधान पलट देंगे। और यह बात इतनी जोर शोर से विपक्ष के सारे नेताओं ने, इंडिया गठबंधन के नेताओं ने देश प्रदेश में जा जाकर कही कि एक तबका ऐसा था जिसने उसको सच मान लिया और बीजेपी को खास तौर पर उत्तर प्रदेश में इसका जबरदस्त नुकसान हुआ। मतलब भारतीय जनता पार्टी अभी भी उस नैरेटिव से लड़ रही है कि वो संविधान की विरोधी है या वो आरक्षण की विरोधी है। और ये आरोप भारतीय जनता पार्टी पर आज से नहीं, दशकों से चिपकाने की कोशिश होती रही है। तो अगड़ों की पार्टी है, इसका आरक्षण से क्या मतलब? ये तो आरक्षण खत्म ही करने के लिए आए हैं राजनीति के अंदर। बहरहाल अब प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, ओबीसी को कितना आरक्षण दिया, वो बार बार कहते हैं। अब पार्टी बार बार कहती है कि कोई हाथ भी नहीं लगा सकता आरक्षण को। मोदी क्या कहते थे चुनाव में, मैं जब तक खड़ा हूं बाबा साहब के संविधान को कोई छू भी नहीं सकता। बहरहाल जो बात विपक्ष की थी वो लोगों ने मान ली। अब देखिए उसके बाद से अभी भी, अब आने वाले राज्यों में चुनाव है, विपक्ष के हाथ फिर से यही आरक्षण का मुद्दा लग गया। इसकी दो बड़ी वजह हैं, दो खबरें बनी। एक, उत्तर प्रदेश में पिछले 4-5 साल पहले 69,000 टीचरों की भर्ती निकाली गई थी। वो भर्ती हुई, उसकी लिस्ट, उसकी भर्ती हो गई, लोग पदों पर भी आ गए, लेकिन मामला कोर्ट में चला गया। उसमें आरोप ये लगा था कि कम 18-19 हजार ओबीसी के छात्र जो थे वो क्वालिफाई कर गए थे, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिली। उनका हक बनता था 18-19 हजार पदों पर बेसिक शिक्षा जो टीचर हैं उनको लगना था। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, हाई कोर्ट तक गया। हाई कोर्ट ने कहा कि इनकी बात जायज है और वो भर्तियां निरस्त कर दी गई। कल से 2 दिन से पिछले हंगामा बरपा हुआ इस खबर पर। राहुल गांधी क्या, मायावती क्या, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, सब ये देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी का असल चरित्र है। इन्होंने भर्तियां निकाली, उसमें ओबीसी का हक खा गए। अब पार्टी इतनी बुरी तरह फंसी हुई है कि योगी सरकार के अपने मंत्री फैसले का स्वागत कर रहे हैं। योगी सरकार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि हां ओबीसी के साथ गलत हुआ था। अरे भाई, आप ही की सरकार थी, आपने भर्ती निकाली, आपने नियमों के हिसाब से उनको नियुक्त किया और अब 4 साल से मुकदमा चल ही रहा था ना, तो उसमें आपका रोल क्या था? बहरहाल जो भी हो, अब सरकार कह रही है कुछ अफसरों की वजह से ऐसा हो गया, कुछ अफसरों ने नियमों का ध्यान नहीं दिया, नियमों का पालन नहीं दिया, तो अब अफसरों को बलि का बकरा बनाने की कोशिश हो रही है। दूसरी खबर कल आई, यूपीएससी ने नोटिफिकेशन निकाला कि जॉइंट सेक्रेटरी, डेप्यूटी सेक्रेटरी और डायरेक्टर लेवल के केंद्र सरकार में जो पद हैं, ऐसे 45 पदों पर लेटरल एंट्री कराई जाएगी। लेटरल एंट्री मतलब यूपीएससी के सीधे आपको वो इम्तिहान दे करके और उसके बाद जैसे लोग पदोन्नति पा करके इन पदों पर पहुंचते हैं, वो नहीं, सीधे इन पदों पर हम भर्ती करेंगे। वजह 2018 से ये इस सरकार ने आप कहिए कि इन्होंने एक शुरुआत की है जिसमें बाहर जो प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों के अंदर, उनका लाभ सरकार को मिले, सरकारी मंत्रालयों को ऐसे एक्सपर्ट्स का लाभ मिले, तो उनकी सीधी एंट्री करा करके सीधी ज्वाइनिंग कराई जाती है। अभी ऐसे 40-50 लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं सरकार के अंदर। उस वक्त भी ये कहा गया था कि कुछ लोगों ने इसकी सराहना की, हाँ ये अच्छा है, सरकारी सिस्टम के अंदर, तंत्र के अंदर कुछ एक्सपर्ट्स आएंगे बाहर से जिन्होंने देश विदेश में काम किया होगा। लेकिन तब भी इस बात का विरोध इसी बात पर हुआ था कि भाई आरक्षण का क्या। अब आज देखिए मायावती क्या कह रही है। मायावती आमतौर पर बहुत तीखी बातें नहीं करती आजकल, लेकिन उन्होंने भी कहा कि इस लैटरल एंट्री से जो पहले जो नीचे के पदों पर लोग हैं उनके प्रमोशन पर असर पड़ेगा। अखिलेश यादव, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सब कह रहे हैं कि अपने दोस्तों को बंदर बाट करने के लिए, देखिए तेजस्वी यादव क्या लिख रहे हैं कि केंद्र की मोदी सरकार बाबा साहब के लिखे संविधान और आरक्षण के साथ कैसा घिनौना मजाक एवं खिलवाड़ कर रही है। यह विज्ञापन उसकी एक छोटी सी बानगी है, यही विज्ञापन जिसकी बात मैंने आपसे कही। अब देखिए अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं भाजपा अपनी विचारधारा के संगी साथियों को पिछले दरवाजे से यूपीएससी के उच्च सरकारी पदों पर बैठाने की जो साजिश कर रही है, उसके खिलाफ एक देशव्यापी आंदोलन खड़ा करने का समय आ गया है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि इससे बड़ा और क्या सबूत चाहिए आपको कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है। फिर आरक्षण के फेर में फंसेगी भाजपा क्या? देखिए 2014 से अगर आप देखेंगे 2024 तक, तो इसे तमाम नैरेटिव रहे जो विपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सेट करने की कोशिश की, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने उसका बखूबी जवाब दिया और सारे नैरेटिव ध्वस्त कर दिए। लेकिन ये एक जो आरक्षण का और ये जो ओबीसी का जो नैरेटिव विपक्ष ने तैयार किया लोकसभा चुनाव के पहले,
यह भारतीय जनता पार्टी की तमाम कोशिशों के बाद भी यह भारतीय जनता पार्टी से पीछा नहीं छूट रहा है। चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी लगातार कहते रहे, अंबेडकर के संविधान को लेकर जिक्र करते रहे, आरक्षण को लेकर लगातार कहते रहे। जितना विपक्ष ने कहा उससे दुगनी ताकत से भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं छीनने दूंगा। अमित शाह ने कहा, जेपी नड्डा ने कहा, मोहन भागवत जी का बयान आया इस संदर्भ में। मोहन भागवत जी को कहना पड़ा कि आरक्षण यह कंटिन्यू रहने वाला है। तमाम कोशिश करने के बाद भी जिस तरीके चुनाव परिणाम आए, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को लगा कि विपक्ष अपना नैरेटिव बनाने में सेट हो गया है। उसके बाद सरकार लगातार कोशिश करती रही कि इस नैरेटिव से पीछा छूटे, लेकिन अब समय खराब हो तो अब क्या कह सकते हैं कि अब हाईकोर्ट का आदेश आ गया कि भाई जो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने दिया था उसके अंदर नहीं था। इसके पहले राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने भी कह दिया था कि भाई इसमें ओबीसी का ध्यान नहीं रखा गया है। सीधी बात है ना, सरकार ने भर्ती निकाली, सरकार ने नियुक्ति की। सरकार को यह अंदाज नहीं था, जब हुआ था तब सरकार को यह पता नहीं था कि ओबीसी का मैटर इतना बढ़ेगा। और विपक्ष तो लगातार और कह ही रहा है कि भाई आप जनगणना करवाओ, तो ओबीसी की जाति का जनगणना करवाइए आप। सरकार अब ये डिसाइड नहीं कर पा रही है वो करवाना है कि नहीं करवाना है। सरकार इसलिए भी जनगणना का तय नहीं कर पा रही है, और इसका इतना असर सरकार पर है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के पहले भी इस पर विचार कर रही है कि क्या इससे पीछा छुड़ाने के लिए किसी ओबीसी को बना दे या किसी अपर कास्ट को लाए। अपर कास्ट का लाएंगे तो फिर विपक्ष कहेगा देखिए भारतीय जनता पार्टी में लगातार उच्च जाति के अध्यक्ष बन रहे हैं, किसी ओबीसी को नहीं बनाया इन्होंने। तो भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आ रहा कि इससे पीछा कैसे छोड़ा जाए। लेटरल एंट्री वाला मामला है, 45 निश्चित रूप से देखिए ऐसा पहली बार हुआ था तो लोगों ने सराहना की थी इसकी कि भाई बाहर के एक्सपर्ट्स का लाभ मिलना चाहिए सरकार को, लेकिन अब मुद्दा आरक्षण। देखिए प्रधानमंत्री मोदी जब ये योजना लेकर आए थे उसके पीछे प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत स्पष्ट कहा था कि दूसरे क्षेत्र के अंदर योग्य लोग हैं वह सरकारी योजना सरकारी पद पर आए और देश की सेवा में योगदान दे। इसमें कुछ गलत नहीं था, जो योग्य वो आएगा। लेकिन अब विपक्ष को तो पता है ना कि इसमें राजनीति कैसी करनी है। अभी योगी आदित्यनाथ की सरकार पर हाईकोर्ट का एक अभी कोड़ा चला है। अब ये 45 सीटों पर विपक्ष को लग रहा है कि इससे हम अगर राजनीति करेंगे तो महाराष्ट्र के चुनाव में, उसके बाद हरियाणा का चुनाव है, हालांकि हरियाणा में तो आपने ओबीसी मुख्यमंत्री बना दिया है, झारखंड का चुनाव है, तो पूरे देश के अंदर ये नैरेटिव बनाने में मदद मिलेगी। जिस लीग पर लोकसभा लड़ा गया वैसे ही इन राज्यों के अंदर होने जा रहा है। पहले ये लेटरल एंट्री पर आपकी राय जानना चाहता हूं, आप इसके पक्ष में है या नहीं है? नहीं, मैं हमेशा इसके पक्ष में हूं, क्योंकि नॉर्मल रिक्रूटमेंट में तो आरक्षण की आवश्यकता होती है, लेकिन अगर कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां की हमारे यहां एक्सपर्ट उस रूप में तैयार नहीं है, और वो सरकार 2018 से ये शुरू हुआ था, 64 लोगों की अपॉइंटमेंट हुए थे, 57 अभी काम कर रहे हैं उसमें, जिसमें 35 तो प्राइवेट सेक्टर से आए थे। तो ये अगर अच्छा इसमें 3 साल और 5 साल का है, डिप्टेशन है और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होता है। अब देखिए इसमें जो डिपार्टमेंट से पहले वो समझ लीजिए, फिर समझ में आएगा। टेक्नोलॉजी, जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, सेमी कंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन्वायरमेंट पॉलिसी, डिजिटल इकोनॉमी, फिनटेक, साइबर सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमिक अफेयर्स, शिपिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल। तो अब ये सब टेक्नोलॉजी से जुड़े सब टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं। नेचुरल फार्मिंग, अब नेचुरल फार्मिंग में पहले से कहां कृषि में ट्रेनिंग है, तो नेचुरल फार्मिंग में जिन लोगों ने काम किया है, जिनको किसी यूनिवर्सिटी में जगह मिली हुई है, प्राइवेट क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लोग कहां से आएंगे? फॉरेस्ट्री है, क्लाइमेट चेंज है, तो ऐसे जो है अर्बन वाटर की समस्या के समाधान के लिए जो दुनिया में काम की एक्सपर्ट चाहिए होगा। अब यह है कि ये इशू तो विपक्ष बनाएगा, सॉरी आपको और इसमें आरक्षण देखकर तो भर्ती हो नहीं सकती थी। नहीं, इसमें नहीं हो सकती थी ना। वैसे भी जब भर्ती करेंगे तो उठेगा भाई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आप क्यों रख रहे हैं। आप देखिए ना अग्निवीर योजना पर देश में क्या विरोध हो रहा है। तो दुनिया के स्तर पर अपने देश को अगर एक विश्व के लेवल पर इसको विकसित राष्ट्र बनाना है, तो जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है दुनिया में, और जो अब नए नए तरीके से खेती के क्षेत्र में अब उर्वरक, रसायन, इन सब से कम होकर दुनिया जो है होलिस्टिक एग्रीकल्चर की ओर जा रही है, उसमें एक्सपर्ट जो है वो तो पढ़ाई रही नहीं है। तो जिन लोगों ने काम किया उसको कहां से लाएंगे आप? तो या तो देश देखिए, अच्छा इतना ज्यादा पद भी नहीं है। 45 पद इस बार आपने बताया कि पिछली बार 64 थे, 57 काम तो 45 पद है, तो इतना बड़ा। अब यह है कि अच्छा एक चीज और बोल दूं मैं इसमें, जब पार्टियां होती हैं, जितनी पार्टियां इस पर आरोप भी लगा रही हैं, ये सब अपनी पार्टी चलाने के लिए, अपनी स्कीमें बनाने के लिए, चुनाव में नारे निकालने के लिए एक्सपर्ट्स को ही बुलाती है ना। ये सब एक्सपर्ट्स की सहायता लेते हैं। बिल्कुल, और सरकार में एक्सपर्ट आए तो फिर हंगामा है। उसकी भी ट्रेनिंग हुई है, बस कैसे जलाना है, क्योंकि 5 मिनट में धू के बस जल रहा है, थाने कैसे जलाना। आपको हंसी आ रही है भाई, ट्रेन की बोगी अगर 8 से 10 मिनट में धू के जल रही है तो वो तो प्रोफेशनल आदमी का काम है ना, एक्सपर्ट का है। तो उसकी भी ट्रेनिंग हुई है, कहां से लोग एक्सपर्ट्स आए सरकार में, अच्छी बात है।
बिल्कुल अच्छी बात है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए। आप मुझे बताइए, जिस प्रोसेस से यूपीएससी के का जो प्रोसेस है, जिससे कैंडिडेट्स आते हैं, सिलेक्ट होते हैं, आईएएस, आईएफएस, आईपीएस बन जाते हैं, वो कितना पुराना सिस्टम है। अंग्रेज़ों ने लाया, वो सिस्टम अभी तक चल रहा है और 200 साल पुराना सिस्टम है और 200 साल में इतना कुछ बदल गया है दुनिया। नहीं, हमारे देश में हर चीज आईएएस करता है, बिल्कुल हर चीज। नहीं, आप सोचिए, ये प्रोसेस समझिए कि ये जो प्रोसेस चेंज नहीं हुआ, लेकिन दुनिया बदल गई पिछले 200 साल में। इतनी जो टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन आया, जो नए नए एरियाज बन रहे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोई किसी ने सोचा नहीं था 75 साल पहले जब देश बना या जब अंग्रेज यहाँ हुकूमत कर रहे थे, किसी ने नहीं सोचा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया होगी। वो एक्सपर्ट्स तो छोड़िए, आप आईएएस ऑफिसर की जो ट्रेनिंग है, जो आपका करिकुलम है यूपीएससी एग्जाम्स का, उसमें क्या हम वो पढ़ा रहे हैं? वो नहीं पढ़ाते हम लोग। दूसरी बात, अगर पढ़ा भी देते, आप जनरल स्टडीज में आप थोड़ा बहुत सब कुछ पढ़ेंगे, लेकिन आईएएस ऑफिसर जिस तरह से रिक्रूट होता है, फिर वो 2 साल मैं ज्यादा नहीं जानता कि वहाँ क्या पढ़ाते हैं, मुझे लगता है उनकी बेसिक ट्रेनिंग तो कलेक्टर बनाने की होती है। हाँ, देखिए ऐसा है एग्जैक्टली तो 2-2 साल वो काम करते हैं, वो किसी चीज के स्पेशलिस्ट नहीं बनते, वो जनरलिस्ट बनते हैं। उनको एडमिनिस्ट्रेशन की समझ है, उनको पुलिसिंग की समझ हो सकती है, उनकी डिप्लोमेसी की समझ हो सकती, लेकिन क्या डोमेन एक्सपर्टीज है उनके पास? क्या फील्ड स्पेशलिस्ट है? नहीं, वैसा नहीं है। इसलिए लेटरल एंट्री जो है लॉजिकल है। दूसरी बात, ये क्यों अज्यूम करना कि जो लेटरल एंट्री में आएगा वो सिर्फ अपर कास्ट आएगा? वो तो आज की डेट में अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में ही देखो, प्राइवेट सेक्टर में देखो, लोअर कास्ट वाले लोग भी बहुत ऊपर वाले पदों में जात देख के थोड़ी भर्ती हो रही है। वहां पे कोई जात किसी भी कास्ट का हो सकता है। बिल्कुल, वो किसी भी कास्ट का हो सकता है, वो दलित भी हो सकता है। सबसे बड़े अच्छे एंटरप्रेन्योर्स और सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स आजकल की डेट में दलित्स भी है, SC ST भी है, बाकी लोअर कास्ट भी है। तो ये गलत है सोचना कि लेटरल एंट्री में सिर्फ अपर कास्ट जाएगा। मुझे लगता है अगर, और इस सरकार की खासकर अगर हम देखें, इन्होंने जितने बड़े बड़े पद थे उसमें ओबीसी को इतनी ज्यादा हर जगह लेवरेज मिली है, वो पॉलिटिक्स के कारण हो, वो प्राइम मिनिस्टर का अपना एक विजन जो है उसके कारण हो, लेकिन ये बात कितनी जरूरत होती है आरती जी सरकार के अंदर टेक्नोलॉजी की? मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं, आज के अखबारों में सब जगह छपा हुआ है। 1400-1500 करोड़ रुपए का पुल बंगाल में, तो माफ कीजिएगा, बिहार में तीसरी बार गिरा। ये वही पुल, बिल्कुल सोचें जरा, वहां के इंजीनियर पुल नहीं खड़ा कर पा रहे, 9 साल से बन रहा है पुल। मांझी का बयान भी आया। तो बड़े छोटा सा एग्जांपल मैं दे रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इसका प्रॉब्लम ये भी है क्योंकि जो पब्लिक सेक्टर है, सरकारी सेक्टर है, चूंकि वहां जॉब एश्योरेंस है, जो ब्राइटेस्ट ऑफ द ब्राइट जो लॉट है वो सरकार में जाता ही नहीं है। वो उसको मालूम है कि सरकार में जाएगा वो कितना बड़ा बन जाएगा, करप्शन ही करनी पड़ेगी, उससे अच्छा है मैं सीधे रास्ते प्राइवेट सेक्टर में बहुत ऊंचाई तक जा सकता हूं, बड़ी सी बड़ी कंपनीज में काम कर सकता हूं। तो कंपटीशन के थ्रू जाता है। इस पर आपको जोड़ रहे थे? हाँ, मैं ये जोड़ रहा था कि देखिए, देश को इस विषय को समझना पड़ेगा कि चाहे पिछड़ी जाति हो, दलित हो, उनके लिए भी अवसर तभी पैदा होंगे जब कुछ एक्सपर्ट जो आज दुनिया के स्तर पर भारत को खड़ा होने के लिए ऐसे क्षेत्रों में काम करके उसका विस्तार करेंगे। मैं उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूं, जैसे इसमें इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट है। अब इस समय न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट की मांग भारत सहित दुनिया भर में है। अगर इसके डिपार्टमेंट्स नहीं तैयार होंगे, इसकी पॉलिसी नहीं तैयार होगी, इसका ढांचा नहीं तैयार होगा, तो उसमें रिक्रूटमेंट भी ज्यादा नहीं होगा, भारत उठ के खड़ा नहीं हो सकता है। तो इसीलिए कह रहा हूं कि ये जो गलतफहमी देश में पैदा की जा रही है, निश्चित रूप से, और मैं तो नहीं मानता हूं कि जैसा उन्होंने कहा आरती जी ने कि किसी एक जात का लोग आ जाएगा, वो तो इसमें है नहीं, बल्कि नेचुरल फार्मिंग में तो मैंने देखा है, हम लोगों ने जो है ये जैविक खेती, नेचुरल खेती के जो छोटे छोटे शिविर लगाए थे, उसमें हर जाति के लोग आते थे, बल्कि छोटी जाति के लोग ज्यादा आता था कि एक गाय पालने से 5 एकड़ की खेती कर सकते हैं। एक देसी गाय पालने से उनको सिखाया जाता था कि कैसे खर्च घटेगा। एक देसी गाय पाल लोगे तो आप देखो 5 एकड़ की खेती कर सकते हैं। इसकी पॉलिटिक्स अभी लेकिन विपक्ष तो ढोल बजा रहा है ना।
आरक्षण गया, आरक्षण गया। विपक्ष की पॉलिसी इस समय क्या है? विपक्ष की पॉलिसी इसी एक ही है इस समय कि किसी तरह नरेंद्र मोदी की सत्ता जाए, हमारी सत्ता आए, इसके लिए कुछ भी करना पड़े। कांग्रेस पार्टी जिले जिले में संविधान बचाओ सम्मेलन कर रही है। अभी दिल्ली में भी जिले जिले में हो रहा है संविधान बचाओ, संविधान रक्षक नियुक्त किए कांग्रेस ने। वही कर रहे हैं, संविधान रक्षक नियुक्त कर रहे हैं। तो ये सब तो एक ऐसा नाटक नए सिरे से राजनीति में शुरू हुए जो है नहीं, उसको सच्चाई बता के जनता को भ्रमित करना। और ये एक 3 साल और 5 साल के लिए नियुक्ति है, ये हमारे काम के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए आधार तैयार करने के, इन क्षेत्रों में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। लेटरल एंट्री इस तरीके से बड़े पदों पर देश के हित में है, सरकार की नीयत अच्छी दिखाई देती है, सबका मानना फिलहाल हमारे पैनल में तो यही है। लेकिन अपने किए से कुछ नुकसान, अगर अपने लिए मुसीबत खड़ा करना चाहती हो तो ये है, ये टीचर भर्ती वाला मामला है, ये तो भाई अपने किया हुआ है। सलाह मेरी बीजेपी को है। बीजेपी क्यों इस समय किसी चीज का, बीजेपी इस समय जो कुछ वो कर रही है, सरकार की पॉलिसी का संगठन से नहीं रहा है। पूरे देश में गवर्नमेंट की पॉलिसियों को लेकर अपने कार्यकर्ताओं का सम्मेलन करें, जहां कि उनको बताया जाए कि सरकार कहां कर रही है, संगठन को इसमें कैसे भूमिका निभानी है। तभी आप इस सारे नैरेटिव का उत्तर दे पाएंगे जो बीजेपी कर नहीं रही है। क्योंकि जहां विद्रोह है वहां सोचते हैं छुए नहीं। 10 करोड़ से 10 करोड़ की मीटिंग नहीं होती है। 10 करोड़ से ऊपर मेंबर बनाने भी 10 करोड़ तो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन चुके। जब अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे और जब अमित शाह ने कार्यकाल जेपी नड्डा को किया था, तो पार्टी ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की थी कि आज हमारे 10 करोड़ से ज्यादा सदस्य भारतीय जनता पार्टी और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है बन चुकी है। अमित शाह का इसके लिए बहुत बड़ा सम्मान भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में हुआ था। मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी जरूर नैरेटिव से, जो ओबीसी का नैरेटिव चल रहा है, उससे छूटने की कोशिश करेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी या दूसरे दलों के जो ओबीसी के नेता है वो यह नैरेटिव हमेशा लेकर चलेंगे। केशव प्रसाद मौर्य का जो कल ट्वीट आया था, जब हाईकोर्ट का जजमेंट आया, क्या वो सरकार के फेवर में था? वह ये बता रहा था कि उनका जो ट्वीट था वो ओबीसी को ध्यान में रखकर उन्होंने ट्वीट किया था। जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर गोपीनाथ मुंडे ओबीसी की राजनीति पहले करते थे, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति बाद में करते थे, केशव प्रसाद मौर्य भी उत्तर प्रदेश के अंदर पहले ओबीसी की राजनीति कर रहे हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कर रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य को पता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता रहूं ना रहूं, मैं ओबीसी का नेता रहूंगा। और जितने भी राजनीतिक दलों के ओबीसी के नेता है वह पहले ओबीसी हित की चिंता करते हैं। केशव प्रसाद मौर्य लगातार उस बात को लेकर चल रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पार्टी को यह भी देखना चाहिए। अब ये अपने आरक्षण का राग फिर से विपक्ष गाएगा। बीजेपी के पास क्या जवाब है इसका देखेंगे। हमने लेकिन अभी जैसे बात हम लोग कर रहे थे इससे पहले झारखंड की, कि झारखंड के अंदर चंपई सोरेन भाजपा में आते हैं तो क्या चुनाव पर असर पड़ेगा। ऐसी कुछ आग लगी हुई है हरियाणा में सर, जजपा में, दुष्यंत चौटाला की पार्टी के अंदर 4 विधायकों ने इस्तीफा दिया है। 24 घंटे में 4 विधायकों ने पार्टी छोड़ दी है। इससे पहले भी एक विधायक और एक मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। 1 अक्टूबर को यहां पर इलेक्शन होना है और एक अभी साल भर पहले ही तो जजपा जो इससे 24 अभी इलेक्शन से पहले, कुछ महीने पहले जजपा जो है बीजेपी सरकार से अलग हुई थी और अब पार्टी के अंदर जो है घमासान इस वक्त जो है वो छिड़ा हुआ है। देखिए आरती, हरियाणा में दुष्यंत चौटाला की पार्टी में भगदड़। मैं जो पहले कह रही थी कि ये साफ है कि ये जो छोटी पार्टियां हैं, खासकर क्षेत्रीय लेवल पे, वो रास्ता ढूंढ रही है अपने सर्वाइवल के लिए, अपने एग्जिस्टेंस के लिए। क्योंकि हमने देखा है ओवरऑल जो ग्राफ रहा है नेशनल पार्टीज का पिछले 10 साल में, बेशक आप एक लेवल पे कहेंगे कांग्रेस तो खत्म हो गई, हरियाणा का ग्राफिक चला दीजिए, हरियाणा की बात कर रहे हैं जी। हाँ, कि कांग्रेस तो खत्म हो गई, लेकिन हम एक रिसर्जेंस भी देख रहे हैं नेशनल पार्टीज में। और बीजेपी को राइट ऑफ कोई नहीं कर सकता है बहुत लंबे अरसे तक। हरियाणा में भी वही नहीं कर सकते। 10 साल की सरकार हो गई आती जी। नहीं, उसके बाद भी आप राइट ऑफ नहीं कर सकते हैं। बीजेपी का अभी भी जिस तरह से प्रचार मैं देख रही हूँ हरियाणा का, ये नहीं लग रहा है कि बीजेपी खत्म हो चुकी है। वहां पे चैलेंजेस जरूर है वहां पे हरियाणा में, इतना आसान नहीं होगा, लेकिन ये जरूर है कि परमिटेशन कॉम्बिनेशन और ये जो फैक्शनलाइजेशन हो रहा है छोटी पार्टीज का, चौटाला इधर आएंगे उधर जाएंगे, कहाँ जाएंगे, और साथ ही साथ में हमने जो खासकर जो फार्मर्स एजिटेशन है उसमें इन जैसे लीडर्स की
क्या भूमिका है, कितनी ये तो फंसे हुए थे ना, इधर बोल पा रहे थे ना उधर बोल पा रहे थे। हाँ, एग्जैक्टली। कल ही हमने जजपा की बात की थी कि इररिलेवेंट होती जा रही है, 4 विधायकों ने छोड़ दिया आज पार्टी। देखिए मुझे लगता है 4 विधायकों को छोड़ने में सिर्फ एक जो उकलाना के जो विधायक है अनूप, जो कृषि मंत्री भी थे पहले, उन्होंने जो पार्टी छोड़ी वही एक जेजेपी से पहले से जुड़े हुए रहे। पहले इंडियन नेशनल लोक दल में थे, जब दुष्यंत चौटाला ने जेजेपी बनाई तो वो जेजेपी में आ गए थे। बाकी जितने विधायक हैं वो सारे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से टिकट न मिलने पर जेजेपी में जाकर चुनाव लड़े थे। उनका कोई जेजेपी से पुराना, ये सारे इसमें 3 भाजपा ही है और 2 कांग्रेस के हैं, और इनको टिकट नहीं मिला था पार्टी से तो ये जेजेपी में चले गए थे, वहां से चुनाव लड़े, तो इनकी कोई निष्ठा जेजेपी के साथ नहीं थी। तो यह तय था कि उनमें से कुछ लोग तो ऐसे थे जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में रहे। अभी जब लोकसभा चुनाव हुआ तो इसमें 3 विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को समर्थन किया, 2 ने हुड्डा के बेटे का समर्थन किया। बीजेपी के लिए कैसी खबर है, जजपा कमजोर अगर होती है तो? ये मुझे लगता है जेजेपी का कमजोर होना भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना ज्यादा फायदेमंद नहीं होगा, ये हुड्डा के लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। देखिए जाट वोट जो पूरा है वो या तो इंडियन नेशनल लोकदल में बंटा था या कांग्रेस में बंटा रहा है। जब इंडियन नेशनल लोक से अलग होकर दुष्यंत चौटाला ने पिछले चुनाव के 10 महीने पहले जेजेपी बनाई तो उसको 15% वोट मिले थे और 10 सीट वो जीत कर ले गए थे। उस समय जाटों का एक बड़ा वोट बैंक टूटा था। अब जब लोकसभा चुनाव में जब 10 में से 10 सीटों पर दुष्यंत चौटाला के पार्टी की जमानत जब्त हो गई है, तो अब यह लग रहा है कि जब उनका वोट बैंक 1% से भी कम है तो इस बात की पूरी संभावना है कि इस बार जाट वोट बैंक जो है वो पूरा एक मुश्त हुड्डा के साथ जा सकता है। जी की राय लेते हैं, ये इसमें आपको दुष्यंत चौटाला वाकई कमजोर होते दिखाई देते हैं, जैसे इन्होंने कहा टिकटों का खेल है, और इसका फायदा किसको हो रहा है? नहीं, दुष्यंत चौटाला की पार्टी मृत हो चुकी है। मृत? हाँ, वो अब श्मशान घाट में है। तो श्मशान घाट में रह के कौन जाएगा काम करने? जब जैसे ही बीजेपी से समर्थन लिया कि उसी समय 3-4 विधायकों ने विद्रोह कर दिया था। ये जो विधायक छोड़े हैं ना, इसमें से 3 तो सार्वजनिक रूप से बीजेपी के मंच पर दिख चुके हैं। हो सकता है आज तक 3 विधायक और छोड़ के चले जाए। उनका नाम भी है राजकुमार गौतम, जोगी राम सिहाग और राम निवास सुरजा खेरा। वो बीजेपी के कार्यक्रम में जा रहे हैं, तो 7 तो चले ही गए हैं। तो वो पार्टी खत्म है। अभी वो परिवार का ही राजनीति पर प्रभाव इस समय खत्म है, और ऐसी नीति नहीं है कि नए सिरे से परिवार उठ करके खड़ा होकर और अपनी पार्टी को खड़ी करे। अब भविष्य में कोई जाटों की अलग पार्टी खड़ी हो जाएगी वो इस समय कहना मुश्किल है, लेकिन आज की स्थिति में वो मृत पार्टी है। वो पार्टी एक प्रकार से जैसे होता है। फिर वही सब, ये बीजेपी ये अगर मृत है तो भाजपा के लिए संजीवनी है या भाजपा के लिए जहर है? नहीं, देखिए ऐसा है कि ये विधायक सब जो जीत के आए थे तो ये बीजेपी का वोट काट के उस समय, ये जो कहे कि कोई कांग्रेस का ही वोट काटे थे, इनके यहां दोनों का वोट कटा था। तो इसलिए जाट इस बार जो सीधे कहा जा रहा है कि कांग्रेस के साथ है, मैं फिर बता रहा हूं कि दक्षिण हरियाणा में जाटों के अंदर एक सोच उभरी है कि वहां जिस ढंग से इस्लामिक कट्टरवाद बढ़ा है, अगर हमने कांग्रेस को सपोर्ट किया तो हमारे लिए कठिनाई पैदा हो सकती है। एक नई वाली बेल्ट ये पूरा साउथ हरियाणा में। तो ये जो स्थिति है, तो इसलिए जाटों का और अहीर ये दोनों का वन साइडेड कांग्रेस के पक्ष में जाएगा इस समय मुझे नहीं लगता।